गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। Jai Guruji Sangatji, Raghuveer uncle, have you joined? Snigdha, please make him the co-host if he's joined. Yes, he has joined. Uncle is the co-host. Okay. Namaste to Sarkaron ki Sarkar, Guruji Maharaj, and a very warm welcome to Guru Rupi Sat Sangat. तू ही मेरी इबादत, तू ही मेरी इबादत का कर्मा, तू ही मेरी मंजिल, दिल की इबादतों में सबसे अच्छी इबादत दिल से भगवान का शुक्र अदा करना है। आज हमारे समक्ष गुरुजी ने फिर से रघुवीर अंकल जी को भेजा है, जिन्होंने कई वर्ष महाराज के साथ उनके पास बिताए। चलिए हम भी कुछ उन पलों को जी लें गुरुजी के साथ और अंकल के साथ, और अमृत रूपी संगत में डूब जाएं। So without wasting any time further ado, with folded hands and bowed head, welcoming Uncle. Jai Guruji Uncle. जय गुरु जी। Jai Guruji. हाँ जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरुजी अंकल। मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। एक बार फिर दोहराता हूं, कर्मों की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। गुरु जी दुनिया में आए इसलिए कि हम जो कर्म ऐसे कर बैठे हैं, जो हम उसकी बात करेंगे जो तकलीफ दे है। सुख बहुत मिल रहा है, जिसने जैसे कर्म किए हैं उसके मुताबिक सुख भी बड़ा मिला है। तो असल में हम इसलिए इस तरफ जाना चाहते हैं कि लोग जो दुख का कारण बन गए कर्म, उनसे बड़े परेशान हैं। और गुरुजी का आना भी तभी हुआ कि दुख दूर करने के लिए। नाम भी रख देते हैं, दुख निवारण, ऐसे नाम रख देते हैं, दुख का निवारण करने वाले। तो जो कर्म जो हैं, जब हम कर जाते हैं तो उसके बारे में जानकारी हमें नहीं होती। जब उसका फल आगे आता है तब बहुत हाय तौबा होती है, तो भी जानकारी उस समय नहीं होती क्यों ऐसा आया है। खेल परमात्मा ने जब बनाया तो उसने कर्मों का खेल ही बना दिया सारा, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। गुरु जी एक बात बोलते थे
ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। मतलब जब आप मेरे पास आते हो तो पहले आपका दिमाग पढ़ता हूं, फिर आपके कर्म पढ़ता हूं, उसके हिसाब से आपसे बात करता हूं। उन्होंने ये बात बोल के स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया, ये खेल कर्मों का है। हम इनसे दूर नहीं रह सकते, ना जा सकते हैं। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, ये गुरु महाराज ने बोला है। आप नजदीक रहो या कहीं दूर चले जाओ, यहाँ शहर में इस घर में बड़ी मार पड़ रही है, चलो कहीं दूर निकल जाते हैं, तो कर्म अपने साथ ही जाएंगे, इनसे बचा नहीं जा सकता। एक और एग्जाम्पल इसके बारे में, जब मेरी आंखें खराब थी गुरुजी के पास आया था तो मेरा ट्रीटमेंट किया था गुरुजी ने। तो आंखों में उस समय बहुत सारी सुई मारी थी। तो कुछ समय बाद गुरुजी ने मेरे से पूछा था कि तेरे को पता है मैंने तेरी आंखों में सुई क्यों मारी थी? मैंने बोला जी नहीं। अब ध्यान से सुनना उनकी बात। तो गुरुजी ये बोले, तेरे कर्मों में जितने आंखों में इंजेक्शन लगने रह गए थे, मैंने पहले वो इंजेक्शन सुई मार के पूरे किए कर्मों का भोग, तो फिर तेरा कल्याण किया। फिर सुन लो, तेरी आंखों में कर्मों के हिसाब से जितने इंजेक्शन आंखों में लगने रह गए थे, पहले मैं वो सुई मार के तेरे इंजेक्शन जितने रह गए थे पूरे किए और फिर तेरा कल्याण किया। कर्मों का भोग। आंखों में उतनी बहुत सारी सुई मारी थी मेरी आंखों में। तो कल्याण करने के लिए गुरुजी ने अपनी सारी उंगलियों में सुई मार के ब्लड निकाल के अपना तो मेरी आंखों में डाला था। तब गुरुजी ये सारे काम करके बोले थे, उठ जा तेरा कल्याण कर देता। और महाराज ने और भी कहा है, लेखे कतई न छूटई। ये नहीं छूटते, ये अपना पूरा करेंगे कर्मों का भोग। बड़ा जरूरी है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान जरूर दें ताकि ऐसा काम ना हो जाए कि जिसकी वजह से आगे चल के हमें बहुत मार सहनी पड़े। जब गुरुजी ने दुखियों के दुख दूर करते थे, हम लोग कहते थे हमें इस बात का दुख है, गुरुजी ठीक कर दो, तो वो ठीक कर देते थे। जब मौज आती थी तो हम बोलते थे हमारा दुख दूर हो गया। असल में गुरुजी कहते थे जा तेरे कर्म माफ कर देते या तेरे कर्म बदल देते। अब सुख वाले कर्मों में तेरे को डाल दिए, कर्म। बदलना
जीवन जो है ये इनसे बड़ा संबंध रखता है। जब मैंने शुरू किया था तो एक लाइन बोली थी, कर्मों की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अब कर्मों की जो चाल चल पड़ी है, मैं तो जानता नहीं कि ये क्या चाल चल गए हम लोग। अब उसने कर्म भोग की क्या चाल चलाई है, कितने सुख में है कितने दुख में है, उसको कोई जानता नहीं है, पता नहीं चलता। गुरु जी का सारा खेल इसी से चला है, कर्मों के हिसाब से। हमें सबको बहुत समझना पड़ेगा इस बात को। ना समझी बहुत महंगी पड़ती, क्योंकि हम जानते नहीं सही क्या है गलत क्या है। गलत फहमियों से हम कह देते हैं कि शायद परमिशन है, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होती। वो काम कर जाते हैं, पर बाद में बड़ी मुश्किलें आन पड़ती। मेरी वाइफ की आंखें खराब हुई एक बार, कि वो रेटिना जो था उसका, एक आंख का पंचर हो गया। एक आंख में खारिश आई, तो वो खारिश करने लग गई उस आंख को। तो जब दूसरी आंख से टीवी देख रही थी, टीवी देखा तो उसको बड़ा टेढ़ा मेढ़ा टीवी नजर आया। वो घबरा गई, इस आंख से मेरे को टेलीविजन तो पता ही नहीं चलता है कि नहीं है, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा, ऐसे जैसे उल्टे सीधे ब्रश मारे होते हैं किसी शीट पर। मेरे को उसने आवाज दी, कहने लगी कि ये देखो मेरी आंख, तुम्हें क्या हो गया है, मेरे को ऐसा दिख रहा है। तो मैं फट समझ गया कि पीछे आंख में प्रॉब्लम आ गई। मैं उसको फटाफट ना, एक अच्छा डॉक्टर है जलंधर में, मैं उसको ले गया। तो उसने जब चेक किया तो उसने बोला कि इसका ना बी स्कैन करना पड़ेगा और फोटोग्राफ लेना पड़ेगा, तो जाके बात क्लियर होगी। चलो, सारा कुछ हो गया। उसने बोल दिया कि रेटिना जो है वो पंचर हो गया है, उसकी ब्लीडिंग हुई है, जिसकी वजह से इनको ऐसा दिखता है। मैंने बोला जी इसका इलाज? तो उन्होंने कहा कि आंख में ना लेजर करेंगे और जहां पंचर हुआ उसको सील करेंगे। जो ब्लीडिंग हो चुकी है, साफ होती है कि नहीं होती, हम कुछ नहीं बोलेंगे उसके बारे में। नजर ठीक होगी कि नहीं होगी, हम आपको कुछ नहीं कह सकते। फर्दर ज्यादा ब्लीडिंग हो के ज्यादा खराबी ना हो, तो हम उसको लेजर कर सकते हैं, सील कर सकते हैं।
मैंने गुरुजी को पहले फोन किया, गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ है। कहते कोई गल नहीं, तो फिक्र ना कर, इसकी आंख में ना थोड़ा शहद डालना शुरू कर दे, तो मैं इसको ठीक कर दूंगा, यहाँ बैठा ही ठीक कर दूंगा। गुरुजी उस समय दिल्ली थे। मैंने उनको, डॉक्टर साहब को बोला कि मैं विचार करके कल सवेरे आके बताऊंगा, क्योंकि गुरुजी परमिशन देंगे तो आगे चलेंगे हम। उन्होंने अपना ट्रीटमेंट का तरीका बता दिया तो हम रुक गए। रात उसको चैन ना आए, उसने मेरे को कहा, वाइफ ने, कि हम सवेरे ना निकल जाते हैं दिल्ली। मैं किसी काम से आया था जलंधर, दिल्ली था उनके साथ, काम से आया था। मैं क्या, हाँ मेरा काम तो हो गया है, कल हम निकल चलते हैं, फिर मैंने तो जाना है, फिर मेरे नाल चल 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 पड़ो। हम चले गए, वहां पहुंच गए। जैसे ही किचन में लड़के काम कर रहे थे, मेरे को देखा, गेट खोलना था, तो उन्होंने गुरुजी को रिपोर्ट किया कि सरदार जी आ गए हैं, और उनकी मैडम भी साथ आई है। तो गुरुजी ने हुक्म दिया कि इनको कार पोर्च में ही बिठाओ, वहां ही चाय पानी पिला दो। हमें एक 2 सीटर सोफा था, तो वहां बैठ गए हम। वहां पहले पानी आ गया, फिर चाय आ गई। तो मैं हंस रहा हूं, मैं कहा तू अच्छी साथ आई है, मेरे को बाहर बैठना पड़ गया। कुछ देर बाद फिर मैसेज आया गुरुजी का कि जो एंटर करते वरांडा है वहां बैठो। हम वहां बैठ गए। बड़ी देर तक बैठे रहे। बीच में मेरी वाइफ की नजर पड़ी, मेन डोर के साथ एडजॉइनिंग विंडो है, वहां से कर्टन हटाते हैं और वहां से गैप में से देखते हैं उसको, कुछ देर देखते रहते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। समझ आ गई कि तेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, आके देख के जाते थे, ब्लेस कर रहे थे। संगत आनी शुरू हो गई। अब किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं, सबको बोल दिया कि आज कोई अंदर नहीं आएगा, सारे बाहर ही रुको। पूरी की पूरी संगत सारी बाहर खड़ी रह गई। 8:30 के करीब मेन डोर की कुंडी खुली, दरवाजा खुला, तो सारे ही अंदर, हम भी साथ अंदर। गुरुजी उस दिन तैयार नहीं हुए। तो एक साइड बोर्ड है लॉबी में, वहां होता था, उसके ऊपर बैठ गए। बैठ गए तो कुछ नहीं, किसी से बातचीत नहीं करी। 2 4 5 मिनट में मेरे को इशारा किया, कहते बुला प्रकाश नू। उसका नाम प्रकाश है। बुला प्रकाश नू। सामने बैठी थी, मैंने कहा आ जाओ। गुरुजी ने उसके ना शोल्डर पकड़े, शोल्डर पकड़कर उसको ना ऐसे आगे पीछे थोड़ा जोर से हिलाया। हिलाने के बाद गुरुजी ने अपना माथा उसके माथा के साथ लगाया, और गुरुजी फिर बोले, कहते तेरा कर्म बदल देते,
क्या तेरा कल्याण कर दिता, तेरी इस अख दी भी नजर 6/6, जबकि रेटिना ऐसी पोजीशन में आ जाए तो कभी ठीक नहीं होती नजर। तो कहते बैठ जा, तो बैठ गई। थोड़ी देर में गुरु जी ने सीधा ही बोल दिया कि लंगर शुरू कर दो। लंगर शुरू कर देता, सारी संगत फिर छुट्टी दे दी, चली गई। मैंने पूछा गुरु जी से, ये आंटी का क्या करना है? कहते लो आइदा दिन यहाँ रख ले, कल को जलंधर भेज देना। चली गई जलंधर। 6वें दिन जाके उसने ये रिपोर्ट दी कि आज नजर जो है वो बिल्कुल ठीक है, हर चीज मेरे को उस आंख से क्लियर नजर आ रही। मतलब ये हुआ कि उसका विजन जो था 6/6 हो गया। अब जो बीच की बात जो है, नजर ठीक हो गई, खराब हुई, हम आए, गुरु ने कृपा कर दी, नजर ठीक हो गई, चलो, ये बात नहीं है कि इससे ही सारी बात कंप्लीट हो जाए, ऐसा नहीं। वो जो बीच की बात है, जो गुरु जी ने बोला कि तेरे कर्म ठीक कर देते या तेरी नजर ठीक कर देती, नजर 6/6, बात ये समझने वाली ये, क्यों ऐसे कर्म हो जाएं कि जिससे हमारे को एक दुख लग जाए। और कई बार तो कर्म रोग हो जाते हैं, वो तो कभी ठीक ही नहीं होते, कभी नहीं ठीक होते। ऐसा कर्मों का खेल गुरु जी ठीक करने के लिए आए थे। मेन अपनी लाइफ में जो रोल है कर्मों का ही है, जिसको कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ जी, बीच में एक और आपको सत्संग सुनाता हूँ अपने घर का ही। मेरे तीसरे नंबर के लड़के का सत्संग है ये। उसकी शादी होने के बाद, पहले तो उसकी शादी नहीं, रिश्ता हो रहा था तो किसी ने ऐसा बोल दिया कि जिसके रिश्ते की बात चली, तो उसने बोला कि आपका लड़का तो हाई डिग्री का मंगलिक है, तो हम रिश्ता नहीं कर सकते, और एज ए ब्रदरली आपको सजेशन देता हूं कि इसकी शादी 29 साल से पहले कर देना तो हो जाएगी, नहीं तो 49 साल के बाद जाके शादी होगी। हम सुन के चुप करके भी, हम नहीं जानते ये क्या होता है मंगली, गुरु जी को पता है सारा, हम तो ध्यान गुरु जी की तरफ रखना है, ऐसी बातों पे नहीं। खैर चलो, गुरु जी ने 31वें साल में जाके शादी की और ये दिखाया कि 29 साल से पहले शादी हो गई तो हो गई, नहीं तो फिर 49 साल के बाद होनी है।
तो मैंने 31वें साल में तेरे लड़के की शादी कर दी, और वो भी नॉन मंगलिक लड़की से शादी। फिर उसकी प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम बन गई, वो ना हुए। अब उनको थोड़ी जल्दीबाजी है कि उम्र बढ़ती जा रही है, बच्चा और लेट पैदा होगा तो तब तक हम बूढ़े हो जाएंगे। तो उनकी ख्वाहिश थी कि प्रेगनेंसी जल्दी हो जाए, लेकिन एक लेडी डॉक्टर थी, वो संत बन गई थी। हमारा मेल उससे हुआ तो उसने टेस्ट कुछ लिख दिए, बाकी सबने बोला कोई बात नहीं, टेंशन ना करना, हो जाएगा। लेकिन उन्होंने टेस्ट लिख दिए जिसमें थायराइड का भी टेस्ट था। उसका T4 जो था, T3 जो था वो बड़ा हुआ था, उससे ये प्रॉब्लम होती। तो अब उन्होंने, डॉक्टर ने जिसको भी दिखाएं वो कहें जी कि आप प्रेगनेंसी की बात करते हो, हम आपको एडवाइस ये देंगे कि प्रेगनेंसी होनी नहीं चाहिए। इस थायराइड की प्रॉब्लम में बच्चे ज्यादा अबनॉर्मल पैदा होते, इसलिए प्रेगनेंसी ना हो अभी तो ज्यादा अच्छा है जी। कब तक? कि जब तक हम दवाई बंद करके, ट्रीटमेंट चलने के बाद दवाई बंद करके 1.5 साल तक हम देखेंगे थायराइड बढ़ा तो नहीं, तब तक। अब एक बार थायराइड हो जाते तो वो जल्दी ठीक नहीं होता, बड़ी मुश्किल आन पड़ी। जिस अगे जोर न चले तिस आगे कीचे अरदास, फिर ये काम करना पड़ता है। सबने अपनी अपनी तरफ से अरदास करी, मैंने भी करी। आपके पास गुरु जी क्या कमी है? सब कुछ है आपके पास, इनकी भी गोद भर दो। अरदास कर, कुछ दिन निकले तो उनको शंका हुई, तो घर में ही उन्होंने टेस्ट किया, प्रेगनेंसी टेस्ट, वो पॉजिटिव आ गया। मैं उस समय भी बाई चांस जलंधर आया हुआ था। जब ये सुना तो सारे उदास हो गए कि जो काम नहीं होना चाहिए था वो तो हो गया, क्या करें अब। फिर अरदास की, मेरे को अपना पता है, मैंने कहा कि गुरुजी हम कोई ऐसा इलीगल काम नहीं करेंगे, अब जो करोगे गुरुजी आप ही करना, अगर आपका दिया बच्चा है तो हमें सब कुछ मंजूर। ये अरदास करो। लेकिन प्रेगनेंसी जारी रही। 3 महीने बाद पहला अल्ट्रासाउंड हुआ, कहते जी बिल्कुल ठीक है। दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, आगे चलते रहे। आखिर में जाके 9 मंथ में जाके भी 8 मंथ में चौथा हुआ। कहते एक अल्ट्रासाउंड 9 मंथ में और करेंगे, क्योंकि थायराइड वालों का एक ध्यान रखना पड़ता है कि जो इनका नाड़ू है वो श्रिंक तो नहीं कर रहा, थायराइड की वजह से करता है। जब समय आया, गुरुजी ने मेरे को बोला लड़का पैदा होएगा और 2 अक्टूबर को होएगा। 9 मंथ ने डॉक्टर ने बोला कि हर हफ्ते आके चेकअप कराना। चलते रहे, मैं साथ किया। मैंने बोला कि डॉक्टर साहब 2 अक्टूबर को डिलीवरी हो सकती है। तो मेरे को बोलती है कि क्या गांधी लाना है आपने? मैं चुप रहा। गुरु जी का जिक्र
उसके पास किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, जो थोड़ा जानता है समझता है। नए बंदे के लिए एक नई चीज होती है। नेक्स्ट वीक गए, चेकअप किया, कहते जी 4 दिन बाद आके चेकअप करा जाना। वापस आए, 1 घंटे बाद घर में बहुओं की औरों की भी भागदौड़ शुरू हो गई। तो पूछा गया क्या हुआ, तो कहते हैं कि गाड़ी में बैठो, हॉस्पिटल अभी लेके जाना है। मैं कहा अभी तो लेके आए हैं, दिखा के आए हैं, चेक कराया है। कहते गाड़ी में बैठो, रास्ते में बताते हैं। तो उन्होंने बोला कि वाटर बैग फट गया है, लीक कर गया है, पानी तो इनकी डिलीवरी होना ही। चले गए। शाम को, रात को 8:05 पर लड़का पैदा हो गया, और वो दिन था 2 अक्टूबर। अब देखो गुरुजी ने क्या कहा। गुरुजी शरीर छोड़ चुके थे तब की बात। मेरा लड़का, जब बच्चा भी रूम में आ गया, बहू भी रूम में आ गई, सब अच्छा सेटल हो गए, तो वो जिसके लड़का पैदा हुआ वो बोला, कहने लगा, कहता है एक बात पूछ रही है डैडी, कोई बात समझ नहीं आई। मैं कहा बताओ। कहता करीबन 6 महीने पहले गुरुजी सपने में आए थे और आके मेरे को बोले, कहते तेरे कर्मां दे विच औलाद नहीं है। या फिर कर्म के वर्ड का इस्तेमाल हो, तेरे कर्मां दे विच औलाद नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਮਤਲਬ ਲੜਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। आउट ऑफ द वे गुरु जी को ये काम करना पड़ा। वैसे कर्मों में औलाद नहीं। तो फिर बात मैंने उनको बताई, जब मेरे को फिर याद आई कि जब हम गुरु जी के पास जाया करते थे, सवेरे जाना शाम को आना, तो बीच में गुरु जी ना एक बार कहने लग गए, जैसे जाना, कहना आंटी तेरे 4 लड़के हैं, एक मेरे को भी ले ले। उसने हाथ जोड़ देने, गुरु जी इन पे चारों पे कृपा रखो, और क्या और क्या करना है। 3 दिन लगातार ने गुरु जी ने ये बात बोली। आखिर में हाथ जोड़ दी, गुरु जी इन पे कृपा रखो जो 4 हैं। वो जो रोक के रखी थी आत्मा उन्होंने हमें देनी सी, वो करीबन 24 साल बाद मेरे लड़के को उन्होंने वो आत्मा भेजी। समय कम नहीं होता, किसी चीज को 24 साल संभाल के रखना, वो तो एक जिंदा एक आत्मा है जिसको संभाल के रखा गुरु जी ने, जिसको उसके घर भेजा। अब ये बात भी बताती है, कर्मों का खेल है। सो हमें इस बात में ना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि ऐसे कर्म ना कर जाएं जिससे बाद में ऐसी प्रॉब्लम आती रहे। अब ये होगा कैसे, ये बताना जरूरी, नहीं तो आधी बात हो गई, तरीका आया नहीं तो क्या करेंगे हम। पर ये होगा कैसे, मैंने पहले एक लाइन बोली है, जिस अगे जोर न चले तिस आगे कीजिए अरदास। फिर बेनती करो कि गुरु जी ऐसी हम पर कृपा बना के रखो कि हम कोई भी गलत काम ना करें।
हमें रोक देना गुरु जी, हमें रोक देना। अरदास हमेशा सुनी जाती, अरदास पूरी होती, ये अरदास भी पूरी होगी तो फिर गुरु जी जिम्मेवारी ले लेंगे कि तेरे को गलत काम नहीं करने दूंगा, चाहे मेरे को बीच में ना आना पड़े। ये तरीका आपको बता दी। आप सत्संग सुनने की व्यवस्था करते हैं, अपने अपने बैठ के सुनते भी हैं। इसमें ही सब कुछ है जो आज सुना है कर्मों के बारे में, तो इसी में है सब कुछ। गुरु जी के सत्संग में ही सब कुछ निकला। सो गुरु जी भी कहते सी कोई भी ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कदी कोई गलती नहीं करन ਦਿਆਂਗਾ। गलती का मतलब गलत कर्म नहीं करन ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਬਰਦस्ती भी कर रहे हो तो मैं खुद आके विच ਤੁਹਾਨੂੰ रोक ਦਿਆਂਗਾ। यहाँ तक बोल गए। कौन आता है बीच में? सिर्फ गुरु आता है और नहीं कोई आता। सो कर्मों की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे, ये तो बाबा जानता है कर्मों की गत कैसी है। अब कैसे ठीक करना है वही ठीक भी करता है, जानता भी है फिर तो ठीक भी वही करता है। तो महारा कृपा करे, आज इतना ही कबूल करना। सो जो सुना है उसको अपने जहन में रखना और याद करते रहना कि क्या खेल है ये कर्मों का, ताकि याद रहे और गलती ना करें, रुक जाएं उस काम में। तो गुरु जी को बोल दें, गुरु जी ऐसा कुछ समझ आ रहा है, आप कृपा करो, करना है कि नहीं करना है हमें समझ नहीं। सो अपने आप फिर वो गुरु जी फैसला करेंगे कि ऐसा कर्म करना है कि नहीं, आपके लिए अच्छा नहीं तो नहीं करने देंगे, अच्छा है तो बोलेंगे जरूर करो। तो अब मैं आज्ञा लेता हूँ, फिर मिलाएंगे, जो गुरु जी बुलाएंगे बोल देंगे। तो जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, प्राणा गुरु जी महाराज। थैंक यू अंकल। आज्ञा आज्ञा अंकल, आज्ञा संगत जी। Thank you, Uncle. Thank you so much for sharing. Jai Guruji, Uncle. जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी अंकल, थैंक यू फॉर शेयरिंग। जय गुरु जी, आज्ञा शुक्राना गुरु जी। महाराज, थैंक यू गुरु जी।